हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्राउड्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो चलिए इसके एल्गोरिथम को देख लेते हैं। एल्गोरिथम जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, ax इक्वल्स टू बी, जिसमें a हमारे पास एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा, x हमारे पास अननोन मैट्रिक्स होगा और b कांस्टेंट मैट्रिक्स होगा। तो ये हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है, जिसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दिया है। अब हमने यहाँ पे लेट करना है दैट a इक्वल्स टू एल यू, ये इक्वेशन 2 हो जाएगी हमारे पास। a इक्वल्स टू एल यू में हमने इसको a को फैक्टराइज किया l और u की फॉर्म में, ठीक है, जिसमें l हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और u हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। जहाँ पे L लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और U यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डुलिटल्स मेथड में, उसमें हमारे पास L जो है वो यूनिट लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था और U जो है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था। बट इसमें थोड़ा डिफरेंस है क्राउड्स मेथड में। यहाँ पे हमारे पास L जो है वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है बट U जो है वो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो L हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है, दैट इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स पोजीशन वाइज L11 0 एंड 0, L21 ये कैसे हुआ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये सेकंड रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है, तो हम सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम इट विल बी 2 1। इसको देख लेते हैं, L22 मीन्स कि ये सेकंड रो है लेकिन सेकंड कॉलम है, तो L22 और ये 0। इसी तरीके से ये थर्ड रो है लेकिन फर्स्ट कॉलम है, तो L31 थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम, L32 थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, L33। इसी तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं यहाँ पे यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मीन्स कि जो हमारे पास मेन डायगोनल होंगे वो यूनिट एलिमेंट्स होंगे, जो कि मैंने इसको इन शॉर्ट इस फॉर्म में लिख लिया है, UII इक्वल्स टू 1। इट मीन्स कि हमारे पास जो सेम वैल्यूज़ होंगी, सेम पोजीशन वैल्यूज़ होंगी, वो 1 के इक्वल होंगी। इट मीन्स के U11 U22 एंड U33 ये हमारे पास जो मेन डायगोनल होगा वो 1 के इक्वल होगा, ठीक है। अब हमने जैसे कि यहाँ पे ऊपर लेट किया था, a इक्वल्स टू एल यू, ये इक्वेशन 2 है, और ax इक्वल्स टू b ये इक्वेशन 1 है हमारे पास, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, हमें इक्वेशन 2 का यूज़ करना है इक्वेशन 1 में। तो हमें करना क्या है, इक्वेशन 2 का यूज़ हम इक्वेशन 1 में करेंगे। यहाँ पे a इक्वल्स टू एल यू है, हम एल यू रख देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हमारे पास हो जाएगी एल यू एक्स इक्वल्स टू बी, जो मैंने यहाँ लिख दी है, एल यू एक्स इक्वल्स टू बी, ये इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। अब हमने लेट करना है कि ये हमारे पास जो ux है ये y के इक्वल होगा। तो हमें करना क्या है, इसको हम इक्वेशन नंबर 4 का नाम देंगे, जिसमें y हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यूज़ हैं y1 y2 और y3, ये हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 को हम इक्वेशन 3 में पुट करेंगे। इक्वेशन 4 हमारे पास है ux इक्वल्स टू y, तो हम जहाँ जहाँ ux होगा वहीं पे हम y रख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो न्यू इक्वेशन बनकर आएगी वो होगी ly इक्वल्स टू b, मीन्स l सेम एज इट इज़ रहेगा, ux की जगह हमने y लिख दिया जो हमने यहाँ पे लेट किया था, इक्वल्स टू b। तो ये हमारे पास होगी इक्वेशन नंबर 5। तो अब हमें बेसिकली करना क्या है, हमें इस इक्वेशन 5 का यूज़ करना है और उसमें से y मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है। जब हमारे पास y की अननोन वैल्यूज़ आ जाएंगी y1 y2 और y3, इसको हम इसी इक्वेशन में से y को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 में। जब हम y को इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो हमारे पास x अननोन मिल जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन सेट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के लिए। तो चलिए अब हम इसकी एग्जाम्पल को देख लेते हैं। इस मेथड में हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है यूजिंग क्राउड्स मेथड। तो अब आप इस एग्जाम्पल को देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस गिवन है। अब इन्हीं 3 इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे जो हमने ऊपर एल्गोरिथम किया था उस फॉर्म में। तो अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब जैसे कि हमें पता है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ax इक्वल्स टू b की फॉर्म में, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 गिवन थी एल्गोरिथम में। अब हमें क्या करना है, इसी फॉर्म में लिखना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, जैसे कि हमें पता है a मैट्रिक्स हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स होता है, तो हम इसको लिख लेंगे a मैट्रिक्स को x, इट मीन्स यहाँ पे 1 आ जाएगा और ये -1 और ये 3, ठीक है। अब उसके नीचे हमारे पास सेकंड रो हो जाएगी -2 1 एंड -5। थर्ड रो हमारे पास हो जाएगी 4 -2 एंड 3। ये ए मैट्रिक्स बन गया हमारे पास। अब हम x को देख लेते हैं, x हमारे पास अननोन मैट्रिक्स होता है, ठीक है। तो हम उसको किस फॉर्म में लिख लेंगे, अननोन मैट्रिक्स। अब हमारे पास इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस में अननोन मैट्रिक्स कौन से हैं, x है, y है और z है, तो हम इसको लिख लेते हैं x y एंड z, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास b हमारे पास क्या है, बेसिकली b हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स होता है, तो हम उसको यहाँ पे लिख लेंगे b कांस्टेंट मैट्रिक्स, जो कि राइट साइड पे हमारे पास गिवन है 4 -3 एंड 0, ठीक है।
अब हम इसको लेट करेंगे जैसे हमने एल्गोरिथम में किया था। हमने लेट करना है कि ए जो है वो हमारे पास इक्वल है एल यू के। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 गिवन है, ठीक है। तो ए अगर हमारे पास एल यू के इक्वल है तो इट मीन्स कि हमें इसको फैक्टराइज करना है लोअर में एंड यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, ठीक है। क्राउड्स में हम यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो अब हम इसको लिख लेते हैं। बस जो ए मैट्रिक्स है वो कौन सा है? ए मैट्रिक्स हमारे पास सेम एज इट इज़ कोफिशिएंट मैट्रिक्स आ जाएगा। 1 -1 3 -2 1 -5 4 -2 एंड 3, ठीक है। ये ए मैट्रिक्स आ गया हमारे पास। अब इक्वल्स टू एल यू, अब हमें उसको भी यहाँ पे लिख लेना है। एल हमारे पास लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है सिंपली, जो कि L11 0 एंड 0, L21 L22 एंड L0, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा L31 L32 और L33, ठीक है। अब हम यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या हो जाएगा हमारे पास? वो होगा 1। पहले हम मेन डायगोनल में 1 लिख लेते हैं। यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इट मीन्स कि हमारे पास लोअर जो है वो सारे मेन डायगोनल के नीचे वाले तमाम 0 होंगे, ठीक है। अब ऊपर वाले देख लेते हैं। ये फर्स्ट रो है लेकिन सेकंड कॉलम है तो U1 2। अब ये फर्स्ट रो है लेकिन थर्ड कॉलम है तो U1 3। इसी तरीके से यहाँ पे देख लेते हैं। हमारे पास ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है तो इसलिए हम लिख लेंगे U2 3, ठीक है। और नीचे वाला हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स। अब इन दोनों मैट्रिक्स का हमें प्रोडक्ट लेना है और इस मैट्रिक्स के साथ इसको सॉर्ट आउट या सॉल्व करना है। मैंने ये नेक्स्ट पेज पे इसको रीराइट कर लिया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं ये दोनों हमारे पास एक एल मैट्रिक्स है, एक यू मैट्रिक्स है और हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है। अब हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है तो हम प्रोडक्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स L11, ठीक है। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो अगर हम फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को ले लें तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा? L11 U12 और बाकी के सारे हमारे पास 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब अगर हम थर्ड वाले को देख लें तो ये हो जाएगा फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, तो ये होगा L11 U13 एंड उसके साथ यहाँ पे 0 इंटू U23, ये 0 हो जाएगा। ये वाला भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम उसके बाद देख लेते हैं L21 मीन्स सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो में हमारे पास हो जाएगा L21, ठीक है। और उसके बाद अगर हम इसको ले लें L22 0 के साथ और इसको 0 के साथ तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम, इट मीन्स कि हमारे पास ये होगा L21 U12 और उसके साथ अगर हम इसका ले लें L22 और 1 को तो हमारे पास ये हो जाएगा प्लस L22। इसी तरीके से हम इसको 0 को इसके साथ करें तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। अब सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, इट मीन्स कि हम ले सकते हैं इसको L21 U13, ठीक है, और इसको ले सकते हैं प्लस L22 U23 और थर्ड वाला हमारे पास 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो को देख लेते हैं। थर्ड रो में हमारे पास है L31 और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो हम इसको लिख लेंगे L31, ठीक है। सेकंड वाले हमारे पास 0 है, 0 तो हम यही लिखेंगे इसको। अब इसको देख लेते हैं थर्ड रो और सेकंड कॉलम, इट मीन्स कि L31 U12। अब दोबारा देख लेते हैं L32, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा L32 और थर्ड वाला हमारे पास 0 हो जाएगा। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या करना है L31 U13, ठीक है, और फिर प्लस आ जाएगा L32 U23 और ये भी हमारे पास L33 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है? ये हमारे पास बन गया मैट्रिक्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे लिख देंगे सेम एज इट इज़ ए मैट्रिक्स जो हमें ऊपर गिवन था, दैट इज़ 1 -1 3 -2 1 -5 4 -2 एंड 3। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? अब इनकी पोजीशन वाइज हमें वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स L11 है, तो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास क्या है? यहाँ पे 1 है, तो हम वो लिख लेते हैं। L11 की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई यहाँ पे, तो हमें फाइंड आउट करनी है सिंपली L की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है और U की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो L1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। अब दूसरा देख लेते हैं, इसमें L21 की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, दैट इज़ इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू है -2, तो -2 लिख लेते हैं। इसी तरीके से L31 की वैल्यू भी हम देख लेते हैं, दैट इज़ 4, ठीक है। तो इसे हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है क्योंकि ये सिंपली हम यहाँ पे पोजीशन वाइज देख सकते हैं कि हमारे पास L11 की वैल्यू 1 है, L21 की वैल्यू -2 है और L31 की वैल्यू 4 गिवन है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? इनकी वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमें देखना है कि हमारे पास प्रीवियस कौन सी वैल्यू गिवन है, तो हम देख लेते हैं। अब L11 U12 इसको ले लिया, इसकी पोजीशन वाइज कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है? -1 मैंने यहाँ रख ली। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो देखा जाए तो L12 हमें फाइंड आउट करना है लेकिन L11 हमें गिवन है। तो
अगर हमें L11 की वैल्यू गिवन है तो हम उसकी जगह सिंपली 1 रख लेंगे यहाँ पे, ठीक है, और U12 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1। अब हम सिंप्लीफाई करें तो इट्स सिंपल कि यहाँ पे हमारे पास U12 की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। अब दूसरे वाली को देख लेते हैं, दैट इज L11 एंड U13। ये हमारे पास U12 फाइंड आउट हो गया है, ठीक है। अब हम दूसरा फाइंड कर लेते हैं L11 U13। अब L11 हमें प्रीवियसली ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 1, तो हम इसकी जगह भी यही लिख लेंगे, लेकिन इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो 3 है, ठीक है। L11 की जगह हमने यहाँ पे 1 लिख लिया, U13 एज इट इज़ हमें फाइंड आउट करना है, और 3। अब इसको देखा जाए तो ये भी बिल्कुल सिंपल है, इसको प्रोडक्ट में किया जाए तो U13 ही आएगा एंड दैट इज़ 3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, L21 U12 प्लस L22, तो हम इसको भी लिख लेते हैं यहाँ पे L21 U12 प्लस L22, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर कौन सा है हमारे पास, दैट इज़ 1, तो हमने यहाँ पे 1 ले लिया। हमें ये देखना है कि हमारे पास प्रीवियसली कौन सी वैल्यूज़ फाइंड आउट हो चुकी हैं, ठीक है। तो L21 अगर देखा जाए तो वो हमारे पास पहले से ही ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। U12 भी हमारे पास यहाँ पे फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज़ -1, तो हम इनकी वैल्यूज़ पहले पुटअप कर लेते हैं, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 2, और इसकी वैल्यू हमारे पास है -1, प्लस अब हमारे पास L22 है जो कि हमारे पास कहीं भी फाइंड आउट नहीं हुआ, तो हम L22 फाइंड करेंगे इक्वल्स टू 1। अब नेगेटिव और नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, इट मीन्स कि पॉजिटिव का 2 प्लस L22 इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब आगे हमें क्या करना है, आगे हम देख सकते हैं कि L22 यहाँ पे किसके साथ ऐड है, दैट इज विथ 2, ठीक है। तो 2 अगर यहाँ पे ऐड हो रहा है तो वहाँ जाकर राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। तो हम इसको लिख सकते हैं L22 इक्वल्स टू 1 नेगेटिव ऑफ 2, और 1 नेगेटिव ऑफ 2 हमारे पास क्या आंसर देता है, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 1, ठीक है। तो हमने L22 भी फाइंड आउट कर लिया, उसकी वैल्यू आ गई है नेगेटिव ऑफ 1। अब हम देख लेते हैं दूसरे वाले को जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इसको भी, L21 U13 प्लस L22 U23 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू हमारे पास नेगेटिव ऑफ 5 गिवन है, ठीक है। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए तो हम पहले देख लेते हैं हमारे पास प्रीवियस वैल्यूज कौन सी गिवन है। L21 गिवन है, दैट इज नेगेटिव ऑफ 2, तो वो लिख लेते हैं हम यहाँ पे। अब U13 हमारे पास फाइंड आउट हो चुका है, दैट इज 3, प्लस L22 हमने रिसेंटली फाइंड किया है, दैट इज -1, और U23 हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, इक्वल्स टू -5। अब इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो क्या आ जाएगा, 6 बट नेगेटिव ऑफ 6, ठीक है। और इसको देखा जाए तो इन दोनों का अगर मतलब किया जाए प्रोडक्ट फॉर्म तो ये हो जाएगा हमारे पास -U23 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 5। अब सॉल्व करने के लिए हम इसे सिंपली यूँ भी कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास U23 है इसको हम उस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा, और ये जो हमारे पास -5 है ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लें तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 6, ये सेम एज इट इज़ रहेगा। ये नेगेटिव का 5 लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव का 5 हो जाएगा, और ये नेगेटिव ऑफ U23 जो हमारे पास राइट हैंड साइड पे जाएगा तो U23 हो जाएगा। तो इसका आंसर देखा जाए तो हमारे पास क्या मिलेगा, U23 दैट इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1। तो हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारे पास लास्ट के दो रहते हैं, एक ये वाला L31 U12 प्लस L32 और एक ये वाली क्वेश्चन, ठीक है। L31 U12 प्लस L32 इक्वल्स टू -2, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास -2 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास कौन सी वैल्यूज गिवन है। L31 की वैल्यू गिवन है, दैट इज 4, तो हम 4 रख लेते हैं इसकी जगह पे, ठीक है। U12 की वैल्यू है -1, तो हम वो लिख लेते हैं -1, प्लस L32 जो कि हमारे पास गिवन नहीं है, हमें फाइंड आउट करना है, इक्वल्स टू -2। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 4 इंटू -1 इट विल बी नेगेटिव ऑफ 4, ठीक है, प्लस L32 आ जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू -2। तो नेगेटिव ऑफ 4 को हम राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास L32 इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 2 रिमेन सेम और पॉजिटिव ऑफ 4 हो जाएगा। तो इसको जब हम मजीद सॉल्व करेंगे तो ये हमें क्या देगा, आउटपुट जो कि होगा 2, ठीक है। तो L32 की वैल्यू हमारे पास आ गई, दैट इज 2। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास रिमेनिंग थी दैट वाज L31 U13, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इक्वल्स टू 3, जो हमारे पास कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू थी, ठीक है। अब हम इसकी वैल्यूज़ पुट अप करेंगे। L31 की वैल्यू 4 है, ठीक है। इसी तरीके से U13 इसकी वैल्यू हमारे पास 3 गिवन है। L32 जो हमने अभी रिसेंटली फाइंड किया उसकी वैल्यू 2 गिवन है। U23, अब U23 की हमारे पास वैल्यू क्या है यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ 1, तो हम यहाँ पे -1 रख लेंगे। L33 जो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, L33 इक्वल्स टू 3। अब हम इसको कैसे फर्दर सॉल्व करेंगे।
अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि L32 इक्वल्स टू 2 हमारे पास हो गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारे पास 12, ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 12। इसी तरीके से हमारे पास प्लस, और इसको हम फर्दर अगर सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, तो हम पॉजिटिव की जगह यहाँ पे -2 रखेंगे, प्लस L33 इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये हमारे पास हो जाएगा 10, तो 10 प्लस L33 इक्वल्स टू 3। अब इस 10 पॉजिटिव ऑफ 10 को राइट हैंड साइड पे जब शिफ्ट किया जाएगा तो ये नेगेटिव ऑफ 10 हो जाएगा, तो हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे 3 नेगेटिव ऑफ 10, और 3 नेगेटिव ऑफ 10 हमें क्या आंसर मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा, दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 7, ठीक है। तो हमने L33 भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमें क्या करना है, जो हमारे पास U मैट्रिक्स था, ये वाला हमारे पास ये जो U मैट्रिक्स है, L मैट्रिक्स है और ये जो U मैट्रिक्स है, इन दोनों की हमें वैल्यूज़ पुटअप करनी है, जो हमने रिसेंटली ये सारी फाइंड आउट की हैं, ठीक है। तो मैं आपको अभी पुट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे L मैट्रिक्स और U मैट्रिक्स की वैल्यूज़ पुट कर ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद वाला स्टेप हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन 5 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 5 हमारे पास एल्गोरिथम में क्या थी, इक्वेशन 5 में हमारे पास था Ly इक्वल्स टू बी। इट मीन्स कि हमें y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इस इक्वेशन 5 में से, और वो हमें पुट करनी है इक्वेशन 4 में, जिसमें से हमें x मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि हमारे पास रिजल्ट होगा, सॉल्यूशन सेट होगा सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए, ठीक है। तो हम इक्वेशन 5 को ले लेते हैं और उसमें से y मैट्रिक्स फाइंड आउट करके फिर हम इक्वेशन 4 में पुट करते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 5 हमारे पास क्या थी, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ux जो है हमारे पास इक्वल है y के, दैट इज हम इक्वेशन नंबर 4। इससे पहले मैं आपको यहीं पे इक्वेशन नंबर 3 लिख देती हूँ ताकि वो आपके लिए इजी हो जाए यहीं से देखना। तो इक्वेशन 3 हमारे पास 3 Lux इक्वल्स टू बी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 थी, और हमने लेट किया था कि ux इक्वल्स टू y, ये इक्वेशन नंबर 4 है हमारे पास। तो हमें करना क्या है, यूजिंग इक्वेशन 4 एंड 3, हमें ये जो इक्वेशन 4 गिवन है ये हमें इक्वेशन नंबर 3 में रखनी है, ताकि हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, वो होगा Ly इक्वल्स टू बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 5 आ गई। इट मीन्स कि हमने इस इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 में रखा, मीन्स कि जहाँ जहाँ हमारे पास y की वैल्यू ux थी, उस ux की जगह हमने यहाँ पे y रख दिया, तो Ly इक्वल्स टू बी हमारे पास इक्वेशन 5 आ गई। अब इसी इक्वेशन 5 को हमें यूज़ करना है, सॉल्व करना है, और y मैट्रिक्स फाइंड करना है, और इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट करना है। तो अब L मैट्रिक्स हमारे पास क्या फाइंड आउट होकर मिला है हमें, ये वाला मैट्रिक्स है, तो हम इसकी वैल्यूज रख लेते हैं। L मैट्रिक्स है 1 0 0 -2 -1 0 4 2 -7, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे y का मैट्रिक्स है, जो हमें पता है y मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, y1 y2 एंड y3। तो यही लिख लेते हैं हम यहाँ पे, y1 y2 y3 हमें इनका फाइंड आउट करना है। इक्वल्स टू बी, बी हमारे पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन था उसमें से हमारे पास कांस्टेंट की वैल्यूज क्या क्या गिवन है, 4 -3 एंड 0, तो यही हम लिख लेते हैं इसमें, 4 -3 एंड 0। अब हमें इसे सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा मैट्रिक्स का, तो प्रोडक्ट ले लेते हैं फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा y1, ठीक है। इसी तरीके से हम फर्दर सॉल्व करते हैं। अब y1 हमारे पास यहाँ पे आ गया है, और ये हम मैट्रिक्स कांस्टेंट मैट्रिक्स एज इट इज लिख लेते हैं, 4 -3 एंड 0, ठीक है। अब सेकेंड रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, प्रोडक्ट कर लेते हैं इनका, -2 y1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास है -1 इंटू y2, तो ये हम लिख लेंगे -y2, ठीक है। अब थर्ड रो को कॉलम के साथ प्रोडक्ट करना है, इट मीन्स के 4y1, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 2y2, पॉजिटिव का 2y2, और यहाँ पे हमारे पास थर्ड में आ जाएगा -7y3, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ लिख लेती हूँ, -7y3, ठीक है। अब हमें इसको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है, तो इसको मैट्रिक्स में से हटा के हम इक्वेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो फर्स्ट हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो होगी y1 इक्वल्स टू 4, जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन होगी दैट विल बी -2y1 -y2 इक्वल्स टू -3। जो थर्ड इक्वेशन होगी हमारे पास वो होगी 4y1 + 2y2 -7y3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इन तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं, जिसमें से हमारे पास फर्स्ट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, दैट इज y1 इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इस दूसरी इक्वेशन में हमारे पास y1 की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, दैट इज 4, तो हम इसको पुट कर लेते हैं, हमारे पास y2 मिल जाएगा, ठीक है। तो -2 एज इट इज, अब y1 की जगह हमें यहाँ पे रखना है 4 -y2 इक्वल्स टू -3, ठीक है। अब 2 × 4 हमारे पास यहाँ आ जाएगा
8, बट 8 किसका, नेगेटिव का 8, ठीक है। माइनस ऑफ y2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3। अब इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस का 8 है और यहाँ पे माइनस का y2 है, तो क्यों ना हम माइनस के y2 को वहाँ शिफ्ट कर दें राइट हैंड साइड पे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो नेगेटिव ऑफ 8 एज इट इज़ रहेगा, माइनस का 3 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस का 3 हो जाएगा, इक्वल्स टू y2, पॉजिटिव y2। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो क्या आंसर आएगा, 5, बट माइनस का 5, ठीक है। तो y2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5, ठीक है। तो ये हमारे पास y2 की वैल्यू आ गई नेगेटिव ऑफ 5। अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें, थर्ड वाली इक्वेशन को, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है। थर्ड इक्वेशन को देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 4y1 प्लस 2y2 माइनस 7y3 इक्वल्स टू 0 गिवन है। तो y1 और y2 की वैल्यू हमारे पास फाइंड आउट हो चुकी है। 4y1 की वैल्यू है 4 यहाँ पे, प्लस 2y2 की वैल्यू हमारे पास आई है नेगेटिव ऑफ 5। तो नेगेटिव ऑफ 5 रखेंगे, माइनस 7 y3 एज इट इज़ इक्वल्स टू 0। y3 फाइंड आउट करना है, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 10 हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव का 10 होगा तो हम यहाँ लिख लेंगे नेगेटिव ऑफ 10 माइनस ऑफ 7y3 इक्वल्स टू 0। अब हमें फर्दर इसको कैसे सॉल्व करना है, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 माइनस 7y3 इक्वल्स टू 0। इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो हम यहाँ पे 6 हमारे पास यहाँ पे प्लस का है, जब राइट हैंड साइड पे जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको सिंपली, माइनस का 7y3 इक्वल्स टू, ये राइट हैंड साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम 7 हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म में है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो हम इसको लिख लेते हैं y3 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 6 ओवर माइनस ऑफ 7। तो ये हमारे पास सिंपली वैल्यू आ जाएगी y3 की, दैट विल बी 6 ओवर 7, ठीक है। तो हमारे पास हमने जैसे कि फाइंड आउट किया है y1, y2 और y3, हमारे पास तीनों की तीनों वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम y के मैट्रिक्स में इन तीनों को रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इधर देखा जाए तो y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो y मैट्रिक्स हम बना लेते हैं जिसमें y1, y2 और y3 की वैल्यूज़ हमें रखनी है। तो y1 की वैल्यू हमारे पास 4 है, ठीक है, ये रहे। y2 की वैल्यू हमारे पास -5 और y3 की वैल्यू है 6/7। तो y2 की वैल्यू हम -5 रख लेते हैं और y3 की वैल्यू 6/। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इक्वेशन नंबर 4 लिख ली है, दैट इज़ ux इक्वल्स टू y, ठीक है। इसी इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट कर ली है, मीन्स u यूनिट अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4 रख लिया है मैंने, x मैट्रिक्स जो कि हमारे पास अननोन्स हैं जो हमें फाइंड आउट करने हैं इन द एंड, और y मैट्रिक्स जो हमने अभी रिसेंटली फाइंड किया है ये वाला, ये हमने पुट कर दिया। अब हमें फाइंड आउट करना है x मैट्रिक्स, तो उसके लिए हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, मीन्स इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लेंगे हम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हमारे पास क्या होगा, x1, इट मीन्स x सिंपली, x1 नहीं है यहाँ पे, जस्ट x है, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ y, और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 3z, ठीक है। इसी तरीके से हम दूसरी भी देख लेते हैं प्रोडक्ट लेके, 0 इंटू एक्स इट मीन्स 0 नथिंग, 1 इंटू वाई इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे y हो जाएगा, तो हमने यहाँ लिख लिया है y, एंड -1 इंटू जेड इट मीन्स माइनस ऑफ z। थर्ड वाले को देख लेते हैं, थर्ड रो एंड दिस कॉलम, तो इसमें से सिर्फ हमारे पास एक z ही निकल रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हम y मैट्रिक्स लिख लेते हैं 4 - 5 एंड 6/7, ठीक है। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ करेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड कैसे होता है कि हमें प्रीवियस मतलब पीछे से हमें ऊपर की तरफ जाना होता है, मीन्स के नीचे अगर हमारे पास z की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी जो इजीली हमारे पास मिल रही है हमें, तो हमें बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन मेथड यूज़ कर लेते हैं हम। तो फर्स्ट इक्वेशन अगर देखी जाए तो हमारे पास क्या बन रही है, दैट इज z इज इक्वल्स टू 6/7, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। सेकेंडली हम देख सकते हैं ये वाली y माइनस z इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। अब z की वैल्यू चूँकि ऑलरेडी गिवन है तो हम वो इसमें रख लेते हैं, माइनस ऑफ 6/7 इक्वल्स टू माइनस ऑफ 5। अब ये -6/7 को अगर हम राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू -5 प्लस 6/7, इसका अगर हम एलसीएम करें तो हमें क्या आंसर मिलेगा, 29। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल्स टू -29/7 जब इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। अब हम थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं जिसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई प्लस 3z इक्वल्स टू 4, जिसमें से y की और x की वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, x माइनस वाई और z, सॉरी, ठीक है। तो x माइनस वाई, y की वैल्यू हमारे पास -29/7 है, ठीक है, प्लस
3 z की वैल्यू हमारे पास 6/7 है इक्वल्स टू 4। अब x माइनस इंटू माइनस ये प्लस का 29/7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लिया जाए तो 3 इंटू 6 18/7 इक्वल्स टू 4। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम है, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। तो x और यहाँ पे हमारे पास दोनों के डिनोमिनेटर सेम है 7, तो हम 29 + 18 कर लेते हैं इक्वल्स टू 4, ठीक है। इसको सॉल्व करके फिर हम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। x इक्वल्स टू अब 29 एंड 18 ये हमारे पास बन जाते हैं 47, ठीक है। 47/7, ठीक है, ये हमारे पास प्लस है इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा हमारे पास, x + 47/7 इक्वल्स टू 4। इसको फर्दर सॉल्व किया जाए तो ये राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। x इक्वल्स टू 4 - 47/7, ठीक है। इन दोनों का अगर हम एलसीएम करें तो क्या आएगा हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 7 को प्रोडक्ट किया जाए 4 के साथ तो ये हो जाएगा 28। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 28 - 47 एज इट इज़ ओवर 7। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हमारे पास इन द एंड आंसर आएगा -19/7, ठीक है। तो हमने x भी फाइंड आउट कर लिया है। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो क्या बनेगा, बेसिकली लिख लेते हैं हम यहाँ पे। हमारे पास जो x मैट्रिक्स बनेगा जिसमें x, y और z की हमने अननोन्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं। x की वैल्यू हमारे पास बेसिकली आई है -19/7, y की वैल्यू हमारे पास आई है -29/7 और z की वैल्यू हमारे पास है 6/7। जो हमने इन द एंड x, y और z फाइंड आउट किया है यही हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू, बाय बाय।